सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपने बायोलॉजी फाउंडेशन। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र चल रहा है, जिसमें हम कैसे ह्यूमन बॉडी में हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे उस भोजन का, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है आपकी बॉडी में, और फिर एट द एंड आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। आपकी बॉडी जो है किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाती है, किस कारण से? क्योंकि उसको भोजन को खाने से वो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने चीज़ें कवर कर चुकी हैं वो क्या क्या हैं, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले हमारा जो था, हमने पढ़ा था भाई कि ह्यूमन बॉडी में ये वकल कैविटी पाया जाता है। वकल कैविटी वाले भाग में हमने इसको कुछ भागों में डिवाइड किया था, जिसमें हमने अपनी टंग यानी कि जीभ की स्टडी करी थी, फिर दांत यानी कि आपके दांत यानी जो टीथ वाला भाग होता है उसकी स्टडी करी थी। फिर उसके बाद हमने जाना था कि भाई यहाँ पर आपके अंदर यहाँ पर ऊपर तालू वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने पैलेट नाम दिया था, उसके बारे में जाना था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिला था, जिसे हमने ग्रसनी या फिर आपके लैरिंग्स नाम दिया था। ठीक है, उस ग्रसनी या फिर लैरिंग्स को जब हमने पढ़ लिया था, उसके बाद अगले लेक्चर में आपने देखा कि हमने जाना था कि यहाँ पर भाई आपके क्या पाया जाता है, एक फूड पाइप होता है। फूड पाइप होता है, उस फूड पाइप को हमने क्या नाम दिया था? ग्रास नली या फिर ईसोफेगस नाम दिया था। फिर आपके आमाशय वाला भाग पाया जाता है, जिसे हमने स्टमक नाम दिया था। उसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि कैसे यहाँ पर 3 लेयर पाई जाती हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, और कैसे तीनों लेयर में वॉल्व होते हैं, कैसे अंदर से केमिकल कैसे आपके अंदर से स्टमक के भाग से एंजाइम्स और हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, उसके बाद फिर वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, है ना। अब इसके बाद हम जानने वाले हैं हमारी बॉडी के कुछ भाग हैं, जैसे कि जो हमारे डाइजेशन सिस्टम या फिर पाचन तंत्र में मदद करते हैं। और मेनली यहाँ पर आपका काम नीचे वाले भाग में पाचन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन या फिर चीज़ों को अवशोषण करने का होता है, यानी जो भी आपने फूड कंज्यूम किया उसका मेनली जो पाचन है और एब्जॉर्प्शन है, उन दोनों का काम आपका कहाँ होता है? इस आमाशय के नीचे वाले इस भाग में, जिसे हम छोटी आंत और बड़ी आंत कहते हैं, वहां पर होता है। ठीक है, चलो तो जानते हैं भाई इसके बारे में। सबसे पहले आप देखो कि ये जो आपकी बॉडी की छोटी आंत और बड़ी आंत है, इनको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से आपका भोजन, मतलब आमाशय या फिर स्टमक से जहाँ पर भोजन आता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आपकी बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी के आंत वाले या फिर जो इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है उसके बारे में स्टडी करना। सबसे पहले आप देखोगे हमारी बॉडी का जो आंत या फिर इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, उसको हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग? पहला आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। सो देखिए, जो आपका आंत है उसको हम मेनली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका क्या? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। इसको आप डायग्राम के थ्रू इजीली समझ पाएंगे। तो देखो, ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो बीच वाला एरिया है, इसे हम क्या नाम देते हैं? यहाँ है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं साइड की ओर। ये जो आपका मेन बड़ा वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। समझ आया? चलो, तो हमने कितने भागों में डिवाइड किया भाई आंतों को, इंटेस्टाइन को? 2 भागों में। एक है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब दोनों की लोकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइए देखो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, आहार नाली या फिर जो आपका एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग होता है, आहार नाली या फिर एलिमेंट्री कैनाल का, मैंने बोला था भाई आपके मुखु गुहा या फिर वकल कैविटी से लेकर पीछे एन, मतलब जो आपका एनएस वाला पोर्शन होता है, वहाँ तक पूरा जहाँ से फूड होकर गुजरता है, जहाँ जहाँ से आपकी बॉडी में फूड होकर गुजरेगा, उस पूरे ट्यूब, उस पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं? उस पूरे को ही हम नाम देते हैं आपका आहार नाली या फिर एलिमेंट्री कैनाल।
ठीक है। उस एलिमेंट्री कैनाल के इसी भाग में यानी इस छोटी आंत वाले भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में ही आपके जो पाचन या डाइजेशन की क्रिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। यानी इसके बाद जब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत वाला पोर्शन, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका केवल एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इस बड़ी आंत वाले एरिया में केवल एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, छोटी आंत जो होती है, बड़ी आंत के बारे में कुछ बातें पढ़ लो। छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग छोटी आंत आहार नाल का अगली भाग मतलब बड़ी आंत में खुलता है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे, इसको काट दो। देखो हमने अभी पढ़ा क्या, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो क्या होता है आपका जो अमाशय या फिर स्टमक वाला पोर्शन है, वहाँ से आपके मैंने बोला था गृहिणी या फिर ड्यूडेनम के थ्रू आपका जो भोजन है वो काइम बन के, लिक्विड बन के, पिछले लेक्चर में बताया था काइम या लिक्विड, जब HCl मिल जाता है भोजन में तो फिर वो कैसा हो जाता है, अर्ध तरल यानी सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर का हो जाता है, तो उसको हम काइम नाम देते हैं। वही काइम आपका छोटी आंत वाले एरिया में पहुंचता है ड्यूडेनम के थ्रू। ड्यूडेनम क्या है आज बताऊंगा मैं, है ना, गृहिणी। तो छोटी आंत में पहुंचा, फिर वहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, थोड़ा सा और पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ। फिर डाइजेशन होने के बाद आपके बड़ी आंत वाले पोर्शन में पहुंचा क्या, वही जो फूड आपका जो क्या हो गया था, डाइजेस्ट हो गया था यानी पाचित हो गया था, वो भोजन आपका बड़ी आंत में पहुंचा। और भोजन के पाचन के बाद भाई एब्जॉर्प्शन भी तो ज़रूरी है ना, जो खाना हमने खाया उसका एब्जॉर्प्शन भी तो ज़रूरी है बॉडी में, तभी तो एनर्जी मिलेगी। तो वो एब्जॉर्प्शन वाला काम कहाँ होता है, इस बड़ी आंत वाले भाग में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले आपका इधर अमाशय आएगा, ठीक है, अमाशय या फिर आपके स्टमक के बाद में ये अंदर जाके छोटी आंत से कनेक्ट होता है, किसके थ्रू, ड्यूडेनम के थ्रू, आगे बताऊंगा। ये जो छोटी आंत है उसके बाद फिर भोजन गया बड़ी आंत में और एट द एंड आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये है हमारी बॉडी के जहाँ से मतलब एलिमेंट्री कैनाल वाला भाग कवर कर रहे हैं, आहार नाल वाला भाग। हमने आपकी स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का तो दो भागों में बांटा था। एक था आपका आहार नाल जो आपका आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसका दूसरा भाग आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम पाचक ग्रंथियां या फिर जितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं जिनसे केमिकल रिलीज होता है और जाता है आपका किसी कहाँ पर, इसी आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, उसके बारे में चीज़ें कवर करेंगे। उसमें आपको मेनली कवर करना पड़ेगा, जहाँ मैं बताऊंगा कि आपकी जो मतलब मुख होता है उसमें लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तीनों टाइप की बताऊंगा, उसके केमिकल बताऊंगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि भाई आपका लीवर वाला पोर्शन होता है ना। उसके बाद लीवर या यकृत के बाद एक आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज वाला एरिया होता है, जहाँ से भी केमिकल रिलीज होते हैं, और वहाँ से जो एंजाइम रिलीज होंगे वो भी एट द एंड आपके भोजन को पचाने में मदद करेंगे। तो ये चीज़ें हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। अब आप देखो फिर जब हम वो चीज़ें कवर कर लेंगे, लाइक कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, वो करने के बाद आपको एक पूरी प्रोसेस एट द एंड प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई भोजन कहाँ से आता है, फिर उसमें क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे करके आपको ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलो अभी देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा भाग, अपना छोटी आंत और बड़ी आंत वाला। तो चलो जानते हैं कि करके सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया। तो देखो ये हमारी आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है, सबसे लंबा भाग होता है। अब आप सोचो कितना लंबा हो सकता है, इसकी लंबाई जो है वो नॉर्मली 4.5 मीटर तक होती है, लेकिन जब हम बात करेंगे मनुष्य की, जब हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन की, तो वहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल में इस छोटी आंत की लंबाई है वो लगभग 6 मीटर लंबी आपकी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो सकती है। अब ये चौड़ी क्या है, तो आप देखो मैंने बोला भाई कि आपकी जो छोटी आंत वाला एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आप देखना यहाँ कहीं आ रहा है, फिर ऐसे धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में ये छोटी आंत फैली हुई है
है ना, मतलब सॉरी, आपका जो स्टमक के नीचे वाला एरिया है वहाँ पर पूरे में छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ही कम एरिया में ऐसी सिमटी हुई है, लेकिन जब हम इसको फैलाते हैं तब आपको पता चलेगा कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 4.5 मीटर हो सकती है ना। और नॉर्मली जो मनुष्य हैं, ह्यूमन है, उसमें कितनी होती है, 6 मीटर आपके हो सकती है। अब इस छोटी आंत के बाद आपको ये देखना है कि ये जो छोटी आंत जितनी लंबी होती है उसके साथ में भाई अगर कोई चीज़ ऐसी लंबी है तो उसके बाद, और वो ट्यूब है एक, है ना, तो उस ट्यूब की कुछ ना कुछ तो मोटाई भी होगी भाई, कुछ ना कुछ तो उसकी क्या होगी, मोटाई भी होगी। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है वही लिखा है, कितनी होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, यानी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके बाद एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका जो व्यास होता है वो कम होता है लेकिन लंबाई अधिक होती है। ये चीज़ तो आपको यहाँ से भी देखने को मिल गई कि छोटी आंत जो है वो ऐसे लंबाई में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है लेकिन चौड़ाई में केवल इतनी होगी, है ना, चौड़ाई में केवल एक आपके मुट्ठी बनाओ और बीच में खाली स्पेस छोड़ दो तो केवल इतनी चौड़ी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, यही लिखा है यहाँ पर। चलो अब आप देखो, ये जो छोटी आंत वाला पोर्शन होता है, छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता करती है, हमने पहले ही देखा, और फिर पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन भी करती है। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मेनली अभी बस एक छोटी आंत को, इस छोटी आंत को आपको देखना है, ध्यान क्या रखना है कि भाई सबसे लंबा भाग होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी जो नॉर्मल चौड़ाई है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, जो लंबाई है वो कितनी होती है, मनुष्य में लगभग 6 मीटर और नॉर्मली 4.5 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ये दो बातें बस ध्यान रखने की हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये जो छोटी आंत वाला पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया होता है, इसको हम मेनली 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 भाग, सबसे पहला आता है आपका जिसे हम ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम कह रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये भाग आगे कवर करवाऊंगा, अब वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर ड्यूडेनम के बाद आप देखो सेकंड नंबर पे आता है आपका मध्यांतर या फिर जेजुनम वाला एरिया, है ना। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका शेषांत्र वाला एरिया, और उसी में एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम शुद्रांत्र या फिर ये इलियम कहते हैं, है ना। इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलो आप देखो, ये जो ड्यूडेनम वाला एरिया होता है ये कैसा होता है, तो देखो आमाशय से या फिर आपके स्टमक से जो भी भोजन पच कर नीचे की ओर आता है, यानी इस छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो इस छोटी आंत में आने के लिए इस यू आकार की नली से होकर गुजरता है ना। इस यू आकार की नली से होकर भोजन गुजरता है, और वही यू आकार की जो नली है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, ड्यूडेनम नाम देते हैं। छोटा सा डायग्राम देख लो, ये है, ये आपका ऊपर आमाशय वाला एरिया था, ठीक है, आमाशय या स्टमक वाला एरिया, वहां से भोजन पच के इस मैंने बताया था 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक आमाशय के, तो उसमें जो पाइलोरिक वाला एरिया है उस पे पाइलोरिक वॉल्व पाया जाएगा, और उस पाइलोरिक वॉल्व के थ्रू भोजन आपका कहाँ पर आएगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में आएगा। तो जब छोटी आंत में आएगा तो वहाँ पर देखो ये कुछ घुमावदार आकृति आपको देखने को मिल रही है, जहाँ से आपका भोजन क्या होगा, नीचे की ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। इसी भाग को हम क्या नाम देते हैं, ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम नाम देते हैं। फिर एक आता है आपका मध्यांतर या फिर जेजुनम वाला एरिया, ये क्या होता है, आपकी ग्रहणी और शेषांत्र वाले भाग के बीच का भाग होता है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे भाई। फिर तीसरा भाग आता है आपका छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, ये कौन सा, जिसे हम शेषांत्र नाम देते हैं, और इसी शेषांत्र वाले भाग में आपका एंड का 30 सेंटीमीटर लंबा एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम नाम देते हैं, ठीक है। आपका जो शेषांत्र वाला एरिया होगा, ठीक है, उसी शेषांत्र वाले एरिया में एंड में छोटा सा 30 सेंटीमीटर लंबा आपके एक भाग पाया जाएगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, इलियम नाम देते हैं। चलो
इन तीनों के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, छोटी आंत के तीन भाग कौन कौन से? ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। कौन कौन से? ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, जिसमें से सबसे पहला वाला भाग है ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे ग्रहणी या जो ड्यूडेनम वाला एरिया है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो साइज है वो कैसा देखने को मिलता है? मैंने आपको बताया कि भाई इसका साइज जो है वो यू शेप का देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है? यू शेप का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो अंग्रेजी के अक्षर यू जैसे या फिर यू लेटर के जैसे आपको मुड़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो मिल रहा है देखने को। इसके बाद इसकी जो लंबाई या लेंथ है वो आपको ध्यान रखनी है कि लगभग भाई आपका 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब आप सोचो 25 सेंटीमीटर मीन्स यानी इतना, आपका 25 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा उससे आप नापो, इतना लंबा आपका ये ड्यूडेनम वाला एरिया होता है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट होता है, संघनित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं एरिया कम कवर करता है ना। इसलिए आपकी भैया 6 मीटर लंबी आंत या जो है इंटेस्टाइन जो है वो आपके बॉडी की इतने से पोर्शन में आ जाती है, क्योंकि वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा संघनित यानी कंस्ट्रक्टिव होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कहाँ पाया जाता है भाई? जो आपकी ग्रहणी यानी ड्यूडेनम वाला एरिया है। और छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जितने डायरेक्ट अंग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने डायरेक्ट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उनके अलावा हम कुछ ऑर्गेनल्स कवर करेंगे, ऑर्गन्स कवर करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथियां या फिर ग्लैंड, जो इंपॉर्टेंट होती हैं किस चीज़ के लिए? आपके भोजन को पचाने के लिए, है ना। एंजाइम रिलीज करती हैं। तो ये जो एंजाइम रिलीज करेंगी, उनमें से ये जो एंजाइम रिलीज करेंगी ये पाचक ग्रंथियां, इन पाचक ग्रंथियों में से, डाइजेस्टिव ग्लैंड में से एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या होता है? जिसको हम अग्नाशय या फिर पैनक्रियास कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज। ये आपका अग्नाशय या पैनक्रियाज वाला जो एरिया होता है ना, वो ग्रहणी तथा अमाशय के मोड़ पर ये जो ड्यूडेनम वाला एरिया है आपकी छोटी आंत में, वहीं पर आकर मिलता है। क्या कहा मैंने? कि आपकी बॉडी का जो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज वाला एरिया है, ठीक है, अग्नाशय या फिर ये पैनक्रियाज वाला एरिया है, वो ड्यूडेनम तथा स्टमक के बीच में ही आकर मिलता है। यानी ये जो यू आकार का आपका शेप देखने को मिल रहा है ड्यूडेनम वाला, और ये जो आपका स्टमक का एंड पोर्शन देखने को मिल रहा है, इन्हीं के बीच में आपका यहाँ से जॉइंट होता है क्या? जो स्टमक होता है, जो आपका अग्नाशय होता है यानी कि पैनक्रियाज वाला एरिया होता है वो। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखोगे कि भाई इसी अमाशय के ऊपर एक और भाग पाया जाता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, आप देखोगे कि ये जो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो आपका स्टमक वाला एरिया है, इसी की साइड में एक छोटा सा ये लिवर की आकृति यानी यकृत की आकृति देखने को मिल रही होगी। यकृत के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे हम पित्त की थैली या फिर गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर पित्त जूस या फिर बाइल जूस होता है जो क्या करता है? भोजन पचाने में हेल्प करता है। आपको पता चलेगा कि ये जो पित्त की थैली है और ये जो आपका अग्नाशय है जो अमाशय के जस्ट नीचे पीछे वाले भाग में था, है ना, पैनक्रियाज, ये आपके दोनों पार्ट कौन कौन से? पहला तो आपका जो ये लीवर वाला भाग है, इसका ये छोटा सा गॉल ब्लाडर या फिर जिसे हम पित्त की थैली कह रहे हैं वो वाला भाग है। वहां से एक छोटी सी आपकी ट्यूब आएगी, ठीक है, और फिर जो आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज वाला भाग है जो इस अमाशय या फिर स्टमक के जस्ट पीछे साइड रहता है, सामने से विजिबल नहीं होगा वो, है ना, ऐसा होता है छोटा सा पीछे, उसकी भी जो छोटी सी आपकी क्या होगी? ट्यूब होगी। ठीक, ये दोनों ट्यूब आके जॉइंट होती हैं इस छोटे आंत के जेजिनम वाले भाग में, यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में, है ना, जिसे हम हिंदी में क्या नाम देते हैं?
जिसे हम हिंदी में आपका नाम देते हैं ग्रहणी, है ना, इंग्लिश में ड्यूडेनम। तो ये जो आपका छोटी आंत के एरिया में, ड्यूडेनम वाले एरिया में आकर जॉइंट हो रहे हैं, ये दोनों आपके क्या, ट्यूब, जो एक निकला है आपके गॉल ब्लैडर से और दूसरा निकला है आपके किससे, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से, वो जहां पर आके जॉइंट होती हैं, ठीक है, वो जहां पर आकर जॉइंट होती हैं उस भाग को हम ड्यूडेनम नाम देते हैं। ये तो आपने देख लिया। वही यहाँ पर ट्यूब बनी हुई है, देखो यही इतनी देर से मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये ऊपर से ग्रीन कलर का जो भाग आया है ना, ये और कुछ नहीं आपके पित्त की थैली या फिर गॉल ब्लाडर है, जी भी लिख रहा हूँ अभी, गॉल ब्लाडर है, पित्त की थैली है ना, इससे एक आपके ट्यूब आएगी निकल के, और ये आपका जो अग्नाशय वाला एरिया है, यहाँ से एक छोटी सी क्या आएगी, ट्यूब निकल के आएगी, और फिर ये दोनों जहाँ पर जॉइंट होंगी, ये दोनों जिस एरिया में जॉइंट होंगी उसे हम क्या नाम देते हैं, जहां पर जॉइंट होंगी उसे हम ड्यूडेनम वाला या ग्रहणी वाला एरिया कहते हैं। आई होप अब आपको ये नाम क्लियर हो गया होगा, समझ में आया, चलो, है ना। इसके बाद आप देखो कि पित्त वाहिनी या फिर जो बाइल डक्ट होती है, पित्त वाहिनी यानी कि ये जो गॉल ब्लाडर, ये जो ग्रंथि थी ना, लीवर के जस्ट साइड में पाई जा रही थी, आपकी यकृत के भाग में पाई जा रही थी, उसकी ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब को उसने पित्त वाहिनी या फिर बाइल डक्ट नाम दिया। इसके अलावा अग्नाशय वाहिनी या फिर पैनक्रियाज डक्ट, ये जो आपका पैनक्रियाज अंग देखने को मिल रहा है ना, ये जो आपका पैनक्रियाज देखने को मिल रहा है, इस बड़े से पैनक्रियाज में एक छोटी सी आपको क्या देखने को मिलेगी, ऐसी डक्ट देखने को मिलेगी जो एट द एंड आपको कहां पर आके जुड़ी हुई मिलती है, इसी आप देखोगे इसी छोटे से एरिया में आकर जुड़ी हुई मिलती है, इस ग्रहणी या ड्यूडेनम वाले एरिया में। और फिर ये दोनों साथ में जुड़ने के बाद कहां पर जाते हैं, इस ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले एरिया में जाते हैं, और यहीं पर आपको एक सामान्य वाहिनी या फिर कॉमन डक्ट देखने को मिलती है। मैंने क्या बोला कि भाई जो गॉल ब्लाडर की जो आपकी नली आ रही थी, जिसे हमने क्या नाम दिया, पित्त वाहिनी या बाइल डक्ट, फिर दूसरी जो आपकी अग्नाशय, दूसरी ग्रंथि जो है अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज, उसकी जो छोटी सी आपको डक्ट या फिर पैनक्रियाज डक्ट देखने को मिल रही थी, वो दोनों आएंगी और ये दोनों जहां पर आकर जॉइंट होंगी, और फिर जॉइंट होने के बाद ये दोनों जॉइंट होने के बाद एक सामान्य डक्ट यानी कि कॉमन डक्ट बनाएंगी, और फिर जाकर किससे जॉइंट हो जाएंगी, इस ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम वाले एरिया में जॉइंट हो जाएंगी। यही मैं बताना चाह रहा था कि भाई ये आएगी आपकी एक डक्ट, ठीक है, ये आ गई, और फिर ये है आपकी दूसरी डक्ट, ठीक, ये दोनों मिलके कॉमन डक्ट बनाएंगी, और फिर किस में चली जाएंगी, यहाँ पर इस ग्रहणी या ड्यूडेनम वाले एरिया में चली जाएंगी। यही लिखा है कि एट द एंड कहाँ पर खुलती है, ग्रहणी वाले भाग में खुलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो यही लिखा था। अब आप देखो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग है, जिसको हम डिवाइड कर रहे थे कि भाई इसके तीन भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक है आपका ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, फिर एक है आपका मध्यांत्र यानी जेजिनम, फिर तीसरा है आपका शेषांत्र, ठीक है। तो ये जो आपका शेषांत्र वाला भाग है, सबसे एंड वाला पोर्शन है, इसके बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो बोलेंगे भाई, आप कहोगे कि सर मध्यांतर के बारे में तो कुछ बातें बताओ, तो भाई इसके बारे में जानने के लिए उतना कुछ है नहीं, केवल एक चीज़ है कि यहाँ पर आपका भोजन जो है पाचित होता है, ये आपका सबसे बड़ा भाग होता है। कुछ फैक्ट हैं इससे संबंधित जो मैं आगे लिखवा दूंगा। अभी हम बात करेंगे किसकी, इस शेषांत्र शुद्रांत वाले भाग की, सबसे आखिरी वाले भाग की। तो देखो आ जाओ, ये जो आपका भाग होता है जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, शेषांत्र, इसके अंदर से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो ये जो आपका शेषांत्र वाला भाग होता है जिसे हम इलियम कह रहे हैं, इसके अंदर आपको ऐसे उंगली के समान छोटे छोटे प्रवर्ध देखने को मिलते हैं। ये देखो देखने को मिल रहे हैं, है ना, ये छोटे छोटे भाग। इन भागों का काम क्या होता है, इन भागों का काम बस इतना होता है कि कहीं ना कहीं ये आपके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, है ना, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे आपका जो फूड है वो बहुत अच्छे से और बहुत बारीक तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए आपकी बॉडी में, ठीक है। चलो
देखो क्या होता है, आंतरिक भित्ति जो होती है आपकी किसकी, इलियम या शेषांत्र की, उस पर उंगली के समान प्रवर्ध रसांकुर विली तथा सूक्ष्मांकर यानी माइक्रोविली पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, एक है विली और दूसरा है माइक्रोविली। क्या होते हैं, देखो मैंने बोला भाई ये आपकी बॉडी में पीछे साइड देखो तो ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे होंगे, है ना। ये आप देखो छोटे छोटे हैं ऐसे, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे, उंगली के समान है, बोलो हाँ। इसके बाद जब आप सामने साइड आओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि इस पर ऐसे छोटे छोटे विली तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस विली में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपको और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम क्या नाम देंगे, माइक्रोविली नाम देंगे। यानी इस भाग को जब हम जूम करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये है तो ऐसा, ठीक है, ये आपके क्या है, ये हैं आपके विली वाले स्ट्रक्चर। लेकिन इस विली वाले स्ट्रक्चर के अलावा इनमें आपको ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले हुए देखने को मिल रहे होंगे, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, माइक्रोविली नाम देंगे। तो आपको दो नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से, एक है विली और एक है माइक्रोविली। विली में क्या आएंगे, बड़े वाले स्ट्रक्चर, माइक्रोविली में क्या आएंगे, छोटे वाले स्ट्रक्चर। चलो अब ये विली और माइक्रोविली, ये जो इलियम वाला भाग है, ये कैसे काम करता है, तो देखो जो आपकी बॉडी में पाचित भोजन होता है, जब उनका एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। आप खुद सोचो, अगर आपके पास ऐसा प्लेन सरफेस एरिया है, ठीक है, और उसी जगह पर आपके पास ऐसा सरफेस एरिया है जो प्लेन ना होकर कैसा है, ऐसे स्ट्रक्चर में है, तो एट द एंड आपको पता चलेगा कि भाई इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके, इस प्लेन सरफेस एरिया के। तो वही चीज़ आपके यहाँ पर भी फॉलो होती है कि ये जो विली या माइक्रोविली पाए जा रहे हैं ना, ये पाचित भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर उसको अवशोषित करने के लिए अपने सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं, किसकी हेल्प से, इन विली और माइक्रोविली यानी रसांकुर और सूक्ष्मांकुर की हेल्प से। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा नाम ध्यान रखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरकिंग के वलय नाम देते हैं। अब ये कैरकिंग के वलय क्या होते हैं, जो आपका इलियम वाला भाग है ना, इलियम वाले भाग में आप देखो ऐसे लंबवत वलय पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, कैरकिंग के वलय नाम देते हैं। ठीक है, ये लंबवत वलय क्या होते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं भाई स्ट्रक्चर में, चलो देखो ये जो आपका आंत वाला स्ट्रक्चर है ना, इलियम जो हम पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइन का, इसमें आपको छोटी छोटी ऐसी दरारें देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, छोटी छोटी ऐसी क्या देखने को मिल रही होंगी, दरारें, जहां पर ना आपकी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, वो संघनित है। मैंने बोला कैसी है, मतलब कंस्ट्रक्ट है, बहुत ज़्यादा संघनित है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट या फिर संघनित वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं, अब भाई मेरी ये हथेली है, अब हथेली का ये पूरा एरिया ऐसे फैला हुआ है, जब मैं उसको ऐसे कर लूँगा तो इसमें आपको छोटी छोटी क्या देखने को मिलेंगी, दरारें देखने को मिलेंगी। वो जो एरिया है या फिर वो जो फोल्ड्स हैं आपके हाथ में जो बन रहे हैं, वैसे ही फोल्ड या वलन आपको आंतों में देखने को मिलते हैं, और उसे ही हम क्या नाम देते हैं, कैरकिंग के वलन नाम देते हैं। चलो जान लिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक नाम ध्यान रखना है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये चीज़ कहाँ पर पाई जाती है ना। तो चलो सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, ब्रूनर की ग्रंथियाँ। अब ब्रूनर की ग्रंथि क्या होती हैं, जो आपका शुद्रांत वाला भाग है, भाई इंग्लिश ही ज़्यादा बेहतर है, हिंदी तो बोलते नहीं बनती, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का शुद्रांत वाला भाग है, जिसे हम इलियम कह रहे थे, वहाँ पर आपकी क्या पाई जाती हैं, ब्रूनर की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है ना, थोड़ा सा डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, कहीं ना कहीं ये जो केरकिंग्स के वलय है ना, केरकिंग के वलय हैं, ये जो आपको फोल्ड्स देखने को मिल रहे थे, इन फोल्ड्स के अंदर ही छोटे छोटे आपके क्या देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ग्रंथियां देखने को मिलती हैं, उन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, ब्रूनर की ग्रंथियां या फिर ब्रूनर्स ग्लैंड नाम देते हैं। समझ आया। चलो अब उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है भाई,
क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन यानी कि लिवर कुहन की दरारें, ये क्या होता है, जो आपके रसांकुर वाले भाग होते हैं। रसांकुर यानी कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया विली, वो जो उंगलियों के समान स्ट्रक्चर था जो आपके कहाँ पर देखने को मिल रहा था, इलियम वाले भाग में। तो ये जो रसांकुर हैं इनके आधार भागों में पाई जाती है ना, आधार भागों में पाई जाती हैं और इन्हीं से ही पाचक ग्रंथियां आंत में खुलती हैं। ठीक है, इन्हीं से ही पाचक ग्रंथियां आंत में खुलती हैं। आप देखो मैंने बोला भाई रसांकुर या विली क्या थे, आपके जो इलियम वाला भाग है छोटी आंत का, उसमें ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर पाया जा रहा था जिसे हम क्या बोले, रसांकुर या फिर विली बोले। इनका जो आधार वाला एरिया है ना, बेस एरिया, इन बेस एरिया में आपको कुछ ग्लैंड या फिर ग्रंथि देखने को मिलती है ना, सॉरी इन बेस एरिया में आपको छोटे छोटे दरारें या फिर गैप देखने को मिलती हैं और उन्हीं दरारों या गैप के अंदर आपको मैंने बोला कि पाचक ग्रंथियां देखने को मिलती हैं, है ना, पाचक ग्रंथियां देखने को मिलती हैं और जहां से आपके पाचक एंजाइम बाहर निकलते हैं और छोटी आंत में पाचन का काम होता है। आगे जानेंगे भाई कि कौन से एंजाइम निकलते हैं, क्या पाचन का काम होता है। ठीक है, चलो अब तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है क्या, कलश और पिनेत कोशिकाएं, यानी कि गॉबलेट सेल और पेनेट सेल, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आपने जाना कि जो आपका लिवर कुहन की दरारें या फिर आपके क्रिप्ट्स होते हैं किसके, लिवर कोन के, तो उनके एंड में पाचक ग्रंथियां खुलती हैं, यानी इनका जो आधार वाला भाग है वहीं पर छोटी छोटी आपकी क्या पाई जाएंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाएंगी। तो अब उन्हीं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। देखो कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाएंगी, आप देखो जो आपका मध्यांतर वाला एरिया है या फिर जो आपका जेजिनम वाला एरिया है, मैंने आपको बताया था है ना, उस मध्यांतर या जेजिनम वाले एरिया में क्या होता है पहले देख लो। देखो ये आपका छोटी आंत था, छोटी आंत में मैंने बताया कि भाई सबसे पहला ड्यूडेनम वाला एरिया जो सी आकार का दिखता है, ठीक है, इसमें आपका जो गॉल ब्लाडर था लीवर के जस्ट नीचे, उसकी जो ट्यूब थी वो आके मिल रही थी और जो आपका अग्नाशय यानी पैनक्रियाज था उसकी ट्यूब आके मिल रही थी और दोनों मिलके कॉमन डक्ट का निर्माण कर रहे थे, है ना, सामान्य ट्यूब का निर्माण कर रहे थे, जो कहाँ आके मिल रही थी, इस ड्यूडेनम यानी ग्रहणी वाले एरिया में आके मिल रही थी। तो इसके बारे में तो इतना ही याद रखना है। फिर हमने जाना किसके बारे में, इस शेषांत्र के बारे में। ये जो शेषांत्र या क्षुद्रांत वाला भाग होता है जिसे हम इलियम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको क्या पाई जा रही थी, मैंने बताया कि विली वाला स्ट्रक्चर होता है। तो क्या अब ये विली वाला स्ट्रक्चर केवल इस शेषांत्र क्षुद्रांश वाले भाग में ही पाया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो साथ में इस जेजिनम वाले एरिया में भी पाया जाता है। और आप देखोगे जब आपके वो विली और माइक्रोविली इस जेजिनम वाले एरिया में भी पाए जाएंगे, जिसके बेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे जिनमें छोटी छोटी ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है ना, आपके क्षुद्रांत वाले भाग में। फिर उसके बाद वहां पर आपको लिवर कुहन की दरारें भी देखने को मिलती हैं, है ना, इस बेस में। और इसी बेस में छोटे छोटे गैप होते हैं जहां से आपके पाचक ग्रंथियां या फिर जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं वो वहां से डाइजेस्टिव केमिकल रिलीज करती हैं ताकि छोटी आंत में पाचन का काम हो जाए। अब ये जो आपकी पाचक ग्रंथियां या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, है ना, ये आपके एक कॉमन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि ये आपके एंड वाले पार्ट में यानी इलियम वाले भाग में नहीं पाई जाती और कहाँ पर पाई जाती हैं, इस आपके मध्यांतर यानी जो आपका जेजिनम वाला एरिया होता है वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। यानी जेजिनम वाला एरिया जो है, मध्यांतर वाला भाग जो है, वहां पर जो आपको लिवर कुहन की दरारें देखने को मिलेंगी, ठीक है, उनमें आपके आंतरिक रस का स्त्राव होता है, ठीक है, यानी वहीं पर आपका क्या होता है, केमिकल रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो भोजन के पाचन का काम करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो फिर एक चौथा छोटा सा टर्म ध्यान रखना है जिसे हम पियर्स पैसेज नाम देते हैं। अब ये पियर्स पैसेज क्या है, तो देखो ये श्लेष्मिका स्तर है, यानी इसको हम म्यूकोसल लेयर कहते हैं। यानी मैंने बताया था म्यूकस
म्यूकस वो चिपचिपा पदार्थ, उसकी लेयर जो है सॉरी, वो जो आपका म्यूकस की लेयर पाई जा रही थी, जो कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, आपके फूड को आगे बढ़ने के लिए एक चिकना माध्यम प्रोवाइड कर रही थी, है ना। वो म्यूकस लेयर आपके जब छोटी आंत में पाई जाती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम पियर्स पैसेज नाम देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना है भाई? नहीं, इसमें आप देखो छोटी छोटी लसिका गांठें होती हैं, ठीक है, लसिका गांठें होती हैं, है ना। लसिका गांठें यानी कि आपके लिम्फ नोड यहाँ पे होगा, ये देखो लिम्फ नोड, छोटी छोटी लिम्फ नोड होती हैं, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम आंतरिक टॉन्सिल नाम देते हैं। टॉन्सिल क्या, यानी कि जो लिम्फ होता है, लसिका होता है, कब पढ़ेंगे? जब हम ब्लड के बारे में जानेंगे। तो ब्लड में आपके दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक होता है आपका प्रॉपर ब्लड, जिसमें जानेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके बारे में, ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में। फिर दूसरा भाग आता है आपका लसिका या फिर लिम्फ, उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो वहाँ से ये टर्म आपका क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर लसिका गांठें या फिर लिम्फ नोड पाई जाती हैं, ठीक है। इन लसिका गांठों या लिम्फ नोड को हम क्या नाम देते हैं? आंतरिक टॉन्सिल नाम देते हैं। अभी बस इतना याद रखो कि आपकी बॉडी में कई बार छोटी छोटी जगह पर आपको ऐसी गठानें देखने को मिलती होंगी जो कैसी होती हैं, छूने में आपको हार्ड नहीं महसूस होती, सॉफ्ट होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड कहते हैं, ठीक है। चलो, उसके अलावा यही लिम्फ नोड जब आपके छोटी आंत वाले स्ट्रक्चर में पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक टॉन्सिल कहते हैं। और किस में पाई जाती है? श्लेष्मिका स्तर में, जिसे हम क्या नाम देते हैं? पियर्स पैसेज। ध्यान रखना है। चलो, ये कुछ टर्म है जो आपको ऐसा नहीं करना कि मतलब छोड़ दो या फिर पूरे से ही करना है, ये केवल आपको एक एक बार पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन केवल इतना पूछा जाएगा कि आपका ब्रूनर की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो ये है आपका क्षुद्रांत या फिर जो आपका इलियम वाला भाग है वहां पर। फिर आपका पूछा जाएगा भाई लिवर कोहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं। तो ऐसे तो पूरी आंत में देखने को मिलेगी, पूरी इंटेस्टाइन में ये देखने को मिलेगी, है ना। चलो, फिर इसी के अंदर आपको देखने को पड़ेगा कि क्या होता है? रसांकुर या विली होता है। तीसरे नंबर पे आपका भाग आएगा कि जो आपकी सेल होती है, कौन कौन सी? कलश और पिनेट सेल, जिसे गॉबलेट सेल और पेनेट सेल कह रहे थे। ये एक टाइप की पाचक ग्रंथियां थी जो लिवर कुहन की दरारों के जस्ट अंदर साइड पर पाई जा रही थी आपके छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या कर रही थी? आंतरिक रस का स्त्रावण कर रही थी, जिससे आपके भोजन का पाचन हो सके। कौन कौन से आंतरिक रस या फिर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक पियर्स पैसेज ध्यान रखना है। क्या है वो? आपकी छोटी आंत में ही, आपके छोटे आंत में ही क्या होती है? श्लेष्मिका स्तर या फिर म्यूकस लेयर होती है, ठीक है। वो म्यूकस लेयर, उसके अंदर आपके एक लसिका गांठें पाई जाती हैं जिसे हम आंतरिक टॉन्सिल नाम देते हैं। अब इस पियर्स पैसेज का मेन काम क्या है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, आपके छोटी आंत में मेनली प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने का नहीं था। अब हम बात करेंगे किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। उसके पहले एक छोटा सा भाग ध्यान रख लेना है कि भाई छोटी आंत जो है बड़ी आंत से जाकर मिल रही है, तो इस छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने वाले स्ट्रक्चर में भी तो कुछ चीज़ें होंगी जो हमें ध्यान रखनी होंगी, है ना। तो वही देखते हैं। देखो, ये जो आपकी छोटी आंत वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये जाके आपके बड़ी आंत में खुलती है ना। और इस छोटी आंत के बड़े आंत में खुलने पर एक वॉल्व पाया जाता है, एक गेट पाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? उसे हम इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि भाई आपका जो अमाशय या स्टमक था, उसमें एक वॉल्व था जिसे हम ऊपर साइड के कार्डियक वॉल्व, ऊपर साइड वाले को कार्डियक वॉल्व और नीचे साइड वाले को जिससे भोजन स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजनम ड्यूडेनम वाले एरिया में जा रहा था, उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने पाइलोरिक वॉल्व नाम दिया। तो जो आपका पाइलोरिक वॉल्व और कार्डियक वॉल्व था वो कहीं ना कहीं फूड को या भोजन को बैक आने से रोक रहा था,
है ना, कि एक बार आगे चला गया तो भाई वापसी का चांस नहीं है, वो आगे ही जाएगा भोजन। वैसे ही आपका जो छोटी आंत वाला भाग है जहां से भोजन आपकी बड़ी आंत में आ रहा है, तो वहां पर एक ऐसा गेट या वॉल्व पाया जाएगा जिसे हम क्या नाम देते हैं, इलियोसिकल वॉल्व नाम देते हैं। और इसी इलियोसिकल वॉल्व के कारण आप देखोगे कि आपका भोजन जो है वो वापस छोटी आंत में नहीं जा पाता है, या फिर आपके भोजन को छोटी आंत में जाने से रोकता है यही इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, कहाँ पर होता है, आपका छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग होता है, यानी छोटे आंत का ये जो इलियम वाला भाग होता है, सबसे एंड वाला मुड़ा हुआ भाग, ठीक है, इस इलियम वाले भाग को बड़ी आंत का जो कोलम वाला भाग होता है, यानी ये जो एंड में देखो आपका ये जो एंड में इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें ये ऐसा एक छोटा सा पॉइंट निकला होगा, आगे पढ़ेंगे इसको, अपेंडिक्स कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर आपका छोटी आंत आके जॉइंट हो जाती है। तो ये जो बड़ी आंत और छोटी आंत जॉइंट हुई है, इस जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इस जॉइंट को ही हम नाम देते हैं, अच्छा ये जो जॉइंट है यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है, इस वॉल्व को ही हम क्या नाम देते हैं, इलियोसिकल वॉल्व नाम देते हैं। समझ आया, चलो ये छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये जो आपकी बड़ी आंत है, अब हम इसके बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई छोटी आंत और बड़ी आंत जॉइंट कैसे होती हैं वो मैंने बता दिया, इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू जॉइंट होती हैं। देखने को मिल रहा होगा आपको वैसे स्ट्रक्चर में, है ना, इलियोसिकल वॉल्व कैसा दिखता है। ये देखो, ये भाग इसका है और ये भाग इसका है। जब फूड यहाँ से बाहर चला जाता है तो वापस अंदर आता है ना, तो आ ही नहीं पाता, ये ऐसे बंद हो जाती है ये वॉल्व। समझ आया, चलो अब आप देखो, जो आपकी बड़ी आंत होती है उसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होती है। उसी जगह मैंने बोला छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, सामान्यतः 4.5 मीटर और मनुष्यों में लगभग 6 मीटर, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और ये मेनली 3 भागों से मिलकर बनती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये 3 भाग क्या है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा बड़ी आंत का स्ट्रक्चर अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, उनके छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में छोटा सा वॉल्व ध्यान रखना है, जिसे हम इलियोसिकल वॉल्व नाम देते हैं। इलियोसिकल क्यों, क्योंकि ये इलियम वाले भाग से जुड़ रहा है इसलिए इलियो, और यहाँ पर सीकम वाले भाग से जुड़ रहा है इसलिए सीकल। अब ये सीकम वाला भाग क्या है, 3 भाग जो हम बांट रहे हैं बड़ी आंत को, उसमें से पहला भाग होता है, जानेंगे। चलो, मेनली हम 3 भागों में बांटते हैं आपको, किसको, बड़ी आंत को, है ना। दिखा देता हूँ पहले, चलो ये जो आपका ओके, ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसे हम बड़ी आंत कह रहे हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं, इसको हम मेनली 3 भागों में स्टडी करते हैं। एक होता है आपका क्या, जिसे हम नाम देते हैं भाई, यहाँ पर होता है जिसे हम सीकम नाम देते हैं। फिर दूसरा भाग होता है जो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक चलता है, जिसे हम कोलम नाम देते हैं। फिर तीसरा भाग होता है आपका जिसे हम क्या नाम देते हैं, आप देखो, जिसे हम नाम देते हैं आपका रेक्टम, है ना, ये एंड वाला पोर्शन। तो 3 नाम ध्यान रखने हैं, कौन कौन से, सीकम, कोलम, रेक्टम। ये तीनों चीज़ें आपके कहाँ पाई जाएंगी, आपके एंड वाले मतलब जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पाई जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से भी आपका जो कोलम वाला स्ट्रक्चर है, यानी बीच वाला स्ट्रक्चर है, उसको भी हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, पढ़ेंगे आगे, है ना। तो एट द एंड आप देखोगे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, कि भाई आपकी जो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो कि 1.5 मीटर लंबी होती है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में कौन कौन सा, सीकम, कोलम, रेक्टम। कौन कौन से, सीकम, कोलम, रेक्टम। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके जानते हैं भाई। सबसे पहला जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, सीकम। चलो क्या होता है, देखो, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली लगी होती है, 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, सीकम नाम देते हैं। देखो, ये जो छोटी आंत और ये जो बड़ी आंत है, इनका जो ये जॉइंट वाला एरिया है
वहां पर आपका एक छोटा सा भाग पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सीकम नाम देते हैं। अब इस सीकम वाले भाग से आप देखोगे एक छोटी सी आकृति निकली हुई रहती है, उसे हम अपेंडिक्स नाम देते हैं। क्या लिखा है कि भाई जो आपका सीकम होता है उसके शीर्ष पर यानी सबसे एंड पर एक अंगुली जैसी रचना निकली होती है जिसका सिरा बंद होता है ना। इसे हम क्रमी रूपी परिशेषिका या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इस अपेंडिक्स का रोल काल आज की जनरेशन में या फिर आज जब हम ह्यूमन हैं तो आज की डेट में इस अपेंडिक्स का काम खत्म हो गया है। लेकिन जो आदि मानव थे है ना, जो आपके पुराने लोग थे है ना, जब जानवर हुआ करते थे तब वहां पर इस सीकम का बहुत रोल काल होता था। बताता हूं कैसे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है कि भाई जो आपका मनुष्य है उसके आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या भाई कि मनुष्य का जो आहार नाल है उसमें अवशेषी अंग पाया जाता है, वेस्टिजियल आपके ऑर्गन पाया जाता है ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, अपेंडिक्स नाम देते हैं। अब क्यों ये अविशेषी अंग बन गया है, छोटी सी इसके पीछे एक कहानी है। जब हम बात करें पुराने जाने की, पुराने टाइम की, जब आप ह्यूमन नहीं बने थे, कंप्लीटली ह्यूमन का फॉर्म नहीं हुआ था, तो हम किससे बने हैं भाई, कहीं ना कहीं हम बंदर से ही बने हैं। तो पुराने ज़माने में जब हम पेड़ पौधे खाते थे, पत्तियां खाते थे, तब आप देखेंगे कि वहाँ पर हम कहीं ना कहीं किस चीज़ को भी कंज्यूम करते थे, आपका जो पेड़ों की छाल होता है ना, जिसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, उसको भी खाते थे, ठीक है। और शाकाहारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते थे। मतलब आप देखो कि प्लांट जो होते हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करते थे। तो जो आपका प्लांट था है ना, जो हमने खाया मेनली, कहीं ना कहीं हम शाकाहारी चीज़ें ज़्यादा कंपेयर करते थे और मांस को कम छूते थे, ठीक है। या फिर आप समझो जब शिकार नहीं मिला तब तो भाई पेड़ पौधे की पत्तियां खा के ही काम चलाना पड़ेगा। तो जब हम वो ग्रीनरी खाते थे, यानी वो जो हरियाली है आपके सामने जो देखने को मिल रही थी, पेड़ पौधे पत्तियां ये सब, वो खाने के बाद आप देखो कि आपकी बॉडी में उनका पाचन कैसे होता था, क्योंकि उसमें हर जगह पर क्या प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज को पचाने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आज की डेट में नहीं पाया जाता है ना, पहले के टाइम पर पाया जाता था, और उसका पाचन इसी अपेंडिक्स के कारण होता था, ठीक है। उसका पाचन इसी अपेंडिक्स के कारण होता था। किसका, आपके वो सेल्यूलोज वाले यानी जो चीज़ आप खा रहे हो अगर उसमें सेल्यूलोज है तो उसका पाचन इसी अपेंडिक्स के थ्रू होता था। अब क्या होता है भैया, या फिर आप देखो जब आपकी बॉडी में आपको एनर्जी स्टोर करना हो, तो कहीं ना कहीं ये अपेंडिक्स वाला भाग होता था जहां पर आपके द्वारा खाए गए वो पेड़ पौधे पत्तियां वो आकर स्टोर हो जाते थे और फिर ज़रूरत पड़ने पर उनका एब्जॉर्प्शन होता था, अवशोषण होता था, है ना, वरना यहीं पर रहते थे। आज की डेट में क्या है भाई कि अगर आपको मतलब आपके अंदर क्योंकि सेल्यूलोज तो वो है नहीं, तो आप ज़्यादा अगर ऐसी चीज़ें खाओगे जिनमें सेल्यूलोज है, जैसे कि प्लांट हो गया, तो फिर आपको क्या पता चलेगा कि एट द एंड आपका ये जो अपेंडिक्स वाला एरिया होता है, ये अपेंडिक्स वाला एरिया सूज जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आपका अपेंडिक्स वो हो गया, बड़ा हो गया, इसका ऑपरेशन करके इसको निकालना पड़ेगा। इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका आपकी बॉडी में अब कोई ज़रूरत है ही नहीं। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक ऐसा अंग है जिसे हम अविशेषी अंग या फिर वेस्टिजल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं होता आपकी बॉडी में, है ना, बट दिक्कतें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पैदा कर सकता है, इसलिए इसको निकाल दिया जाता है। तो चलो एक बात छोटी सी ध्यान रखना है, क्या भाई कि आपकी बॉडी का जो सीकम वाला एरिया है, ये जो गोल वाला एरिया है, ये क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर होता है, लगभग 6 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद इसी सीकम वाले एरिया में एंड में आपकी उंगली के समान एक रचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स नाम देते हैं। और इस अपेंडिक्स में आज की डेट में ह्यूमन बॉडी में इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं करता है, इसलिए इसको हम अविशेषी अंग या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन आपका नाम देते हैं। चलो ये समझ में आया। अब सेकेंडरी पार्ट में हम जाते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, कोलम। क्या नाम देते हैं,
कोलम। देखो ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका नुमा संरचना होती है। अब इसमें इसकी आंतरिक सतह पर थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम हॉस्ट्रा नाम देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई आपका जो कोलम वाला एरिया है, क्या है कोलम वाला एरिया, केवल इतना, केवल आपका ये भाग, देखो केवल आपका ये भाग, इनमें आप देखोगे इस पूरे भाग में आपके कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, इस पूरे भाग में आपको छोटे छोटे ऐसे थैलीनुमा संरचना देखने को मिल रहे होंगे, है ना। ऐसे छोटे छोटे थैलीनुमा संरचना या फिर शैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, जैसे हमने क्या नाम दिया, हॉस्ट्रा नाम दिया। ठीक है, अब ये क्या करता है, यही जो हॉस्ट्रा वाला एरिया है ये आपके जल और खनिज लवण यानी कि जो आपका वाटर और उसके अलावा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मतलब जो मिनरल्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, लेकिन अब आप सोचो आप एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, ठीक है, पी लेते हैं भाई, कई लोग 2 ग्लास या फिर कई लोग लोटे में भी पीते हैं, तो आप देखोगे वो पानी एक बार में आपके बॉडी में धीरे धीरे कैसे एब्जॉर्ब होता है, वो भैया जाके आपके इसी बड़ी आंत के स्ट्रक्चर में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर आपका हॉस्ट्रा नामक थैले पाए जाते हैं। ठीक है, हॉस्ट्रा नामक क्या पाए जाते हैं, शेक लाइक स्ट्रक्चर या फिर थैले पाए जाते हैं, जहां से आपकी बॉडी में पानी का और जो आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के लिए अगर ये सीधे होते तो क्षेत्रफल कम होता, लेकिन ये कैसे हैं, थैले की जैसी आकृति है, यानी कहीं ना कहीं इतना भाग एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा भाग है इसके कारण क्षेत्रफल जो होता है आपकी बड़ी आंत का वो बढ़ जाता है और आपको ज़्यादा तेजी से एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। सेम चीज़ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या पाए जा रहे थे, आपके विली और माइक्रोविली पाए जा रहे थे। ठीक है, जब आपका यही चीज़ कहाँ पर होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, बड़ी आंत में होगी, तो आप क्या कहेंगे कि हॉस्ट्रा नामक संरचना के द्वारा होता है ये चीज। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाने में कौन मदद करता है, अवशोषण के लिए, बड़ी आंत में अवशोषण के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने में आपके हॉस्ट्रा नामक संरचना मदद करती है। यही आपका आंसर होगा। चलो, अब ये जो आपका कोलम वाला भाग है ये आपको कैसा कैसा देखने को मिल रहा है, देखो एक तो भाई ये ऊपर गया, फिर ये एक ऐसा आया, फिर एट द एंड नीचे भी गया, और फिर यहाँ पर भी हल्का सा मुड़ा हुआ है, तो 4 देखने को मिल रहे हैं। तो देखो विभाजन के आधार पर हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, है ना। कौन कौन सा भाग, एक ऊपरीगामी यानी कि असेंडिंग ऑर्डर वाला, जिसमें यहाँ ऊपर जाते वाले को लिखा गया है। फिर दूसरा आता है आपका क्या, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, जिसमें यहाँ से यहाँ तक के भाग को रखा गया है। फिर तीसरा आता है आपका कौन सा, अधोगामी या फिर जिसे डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग होता है। ठीक, बट उसके अलावा इसको हम इसमें जो एंड वाला भाग होता है, ये जो एंड वाला भाग होता है जो कहीं ना कहीं ऐसे आया है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसे हम भैया आपके सिग्मॉइड शेप नाम देते हैं। कौन सा है, सिग्मॉइड। तो नाम ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखो कि जो आपकी बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन का ऊपर जाने वाला एरिया है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने कहा ऊपरीगामी, या फिर इंग्लिश में उसको कहते हैं असेंडिंग, तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका ट्रांसवर्स या फिर अधोगामी, ट्रांसवर्स या फिर जिसको अनुप्रस्थ कहते हैं, तो यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ। फिर तीसरा भाग आता है आपका नीचे जाने वाला, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम अधोगामी या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला आंत नाम देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर वाली आपकी इंटेस्टाइन होती है। ठीक, तो 3 नाम ध्यान रखना है, कौन कौन से, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, हिंदी में कहें तो ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी, ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चौथा आपको शेप पाया जाता है वो ऐसा साइड वाला होता है, छोटा सा भाग, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे सिग्मॉइड शेप नाम देते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर एस फॉर सिग्मॉइड, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाई कोलम जो है आपका, उसको हम 3 भागों में या 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मेन डिवाइड करेंगे तो 3 भाग, लेकिन बाय लेयर देखकर डिवाइड करेंगे तो 4 पार्ट में। ठीक है, यही लिखा है वहां पर। चलो
अब ये कोलम वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये सीकम वाला स्ट्रक्चर हो गया जो हमने पहले पढ़ा। अब तीसरा स्ट्रक्चर जो आपका बचा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलो, तो तीसरा भाग आता है आपका क्या, रेक्टम, या फिर हिंदी में जिसको हम मलाशय कहते हैं। तो भाई ये आपकी बड़ी आंत का या लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम वाला भाग होता है। देखो ये वाला आपका भाग होता है, ठीक है, ये आपका भाग होता है। और आप देखोगे कि कितना होता है, लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। रूलर स्केल से आप पता कर सकते हो, 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद आप देखोगे जो आपका डिसेंडिंग कोलॉन होता है, डिसेंडिंग कोलॉन यानी कि आपका जो आप देखो कोलॉन का जो ये वाला स्ट्रक्चर था, डिसेंडिंग कोलॉन इसी को बोल रहे थे, है ना। ये एट द एंड जाकर आपका कहाँ खुल रहा था, ये आपके अधोगामी कोलॉन या फिर डिसेंडिंग कोलॉन मलाशय या फिर इसी रेक्टम वाले भाग में आकर खुलता है। समझ में आया? चलो, और ये क्या होता है, यहीं पर आपका जो मल है वो इकट्ठा होता है। चलो, इसके बाद लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है भाई, इस मल द्वार, गुदा द्वार या एनएस के बारे में छोटी सी बातें ध्यान रखना है। क्या करता है, देखो जब भी हमारे शरीर से बाहर मल त्याग करना होता है तो ये काम आता है, ठीक है। उसके बाद इस पर दो वॉल्व पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दो वॉल्व कैसे, जो इनका आंतरिक वॉल्व होता है यानी अंदर साइड पे जो वॉल्व होता है ये वाला, है ना, ये जो अंदर साइड पे इसके वॉल्व होता है यहाँ पर, वो आपको कैसा देखने को मिलता है, अनैच्छिक पेशियों का देखने को मिलता है। यानी आप देखोगे इनवॉलेंट्री मसल का देखने को मिलता है। मैं कवर करवा चुका हूँ कि भाई इनवॉलेंट्री मसल क्या होती है, ऐसी मसल जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलेंट्री मसल कहलाती है, ठीक है। फिर जो बाहरी वॉल्व इसका होता है, जो बाहरी वॉल्व होता है वो ऐच्छिक पेशियों का या फिर आपके वॉलेंट्री मसल का बना होता है, जिसमें आपका कंट्रोल होता है कि हाँ भाई अभी वॉल्व को ओपन करना है या फिर क्लोज करना है, ये वाला काम, ठीक है। समझ आया? तो आप देखो हमने जो हमारी बड़ी आंत है उसके स्ट्रक्चर को भी कवर किया है, जिसको हमने मेनली 3 भागों में बांटा। 3 भागों में आप देखो जो हमारा बड़ी आंत था उसमें से सबसे पहला वाला भाग क्या था, सीकम, जो ये भाग था, उसमें अपेंडिक्स नामक स्ट्रक्चर था भाई, कवर कर लिए। आज की डेट में काम का नहीं है, इसलिए अपेंडिक्स को हम क्या बोलते हैं कि ये काम नहीं करता, इसलिए इसको अविशेषी अंग या फिर वाइटल ऑर्गन कहते हैं, सॉरी वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका भाग आता है जिसे हम कॉलम कहते हैं, कोलोन कहते हैं। ये जो कोलोन वाला स्ट्रक्चर है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है असेंडिंग, एक ट्रांसफर्स और एक डिसेंडिंग। फिर एक इसमें यहाँ पर आप देखोगे सिग्मोइड नामक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो आपका कोलोन का सेकेंडरी भाग है जिसे हम क्या कह रहे थे, सॉरी, जो आपका पूरा कोलोन है, इस कोलोन वाले भाग में थैलिनोमा संरचना पाई जा रही थी जिसे हम क्या कह रहे थे, हॉस्ट्रा कह रहे थे, है ना। और यहीं पर क्या होता है, मेनली आपके जल और खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स और वाटर का। चलो, फिर तीसरे नंबर पे जो आपका भाग आता है वो हमने कवर किया, उसको हम क्या नाम देते हैं भाई, मलाशय या रेक्टम नाम देते हैं। साइज में कैसा होता है और क्या काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ पेशियाँ पाई जाती हैं यानी मसल पाई जाती हैं। कौन कौन सी, अंदर साइड पे जो होती है वो अनैच्छिक पेशियाँ इनवॉलेंट्री मसल होती है, और बाहर साइड पे जो होती है वो ऐच्छिक पेशी यानी वॉलेंट्री मसल होती है। देख लिया हमने। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट आपको ध्यान रखना है, क्या कि जो आपका खरगोश होता है, खरगोश का जो सीकम वाला भाग होता है, सीकम वाला भाग क्या, वो जो बड़ी आंत में सबसे एंड वाला, यानी ये आपकी अगर बड़ी आंत है, ठीक है, ये अगर आपकी बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत के एंड वाला जो भाग है इसे ही हम सीकम नाम दे रहे थे, पहले कवर कर चुके हैं अभी हम, है ना। तो ये जो सीकम वाला भाग है, इस सीकम वाले भाग में सहजीवी जीवाणु यानी कि आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसके अलावा प्रोटोजोआ भी पाए जाते हैं। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन कौन से, देखो सेलिनोमोनास और क्लोस्ट्रीडियल, कौन कौन से, क्लोस्ट्रीडियम और सेलुलोमोनास, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है। क्या, सेलुलोमोनास और कोलेस्ट्रीडियम, ये दो नाम आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपका खरगोश होता है, खरगोश क्योंकि ज़्यादातर क्या करता है, खरगोश ज़्यादातर आप देखोगे
जो ग्रीनरी है वो खाता है ना, हरी घास जो होता है वो खाता है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अपेंडिक्स वाला भाग है वो काम करता है। उसके अलावा उसका जो सीकम वाला एरिया होता है वहाँ पर आपको सहजीवी जीवाणु और प्रोटोजोआ दोनों देखने को मिलते हैं, यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों देखने को मिलते हैं, जो आपके उस ग्रीनरी को अच्छे से पचाने में, यानी सेल्यूलोज को पचाने में मदद करते हैं, है ना। अब इस सेल्यूलोज के डाइजेशन या फिर उसको पचाने में मदद करने के लिए कौन कौन से सहजीवी जीवाणु और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं? तो देखो, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी सहजीवी जीवाणु कौन सा पाया जाएगा? सेल्यूलोमोनास। और उसके अलावा दूसरा क्या? कोलेस्ट्रीडियम। ठीक है, दो नाम आपको ध्यान रखना है, सेल्यूलोमोनास और कोलेस्ट्रीडियम। चलो, फिर प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो उसका नाम ध्यान रखना है, वो क्या है? एंटोडीनियम। क्या नाम है प्रोटोजोआ का? प्रोटोजोआ का नाम है भाई आपके एंटोडीनियम। नाम ध्यान रखना है आपको, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ह्यूमन बॉडी में तो जो सीकम है वहाँ पर, मतलब ह्यूमन बॉडी में तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कौन सी आपकी सहजीवी जीवाणु है या ऐसा कौन सा प्रोटोजोआ है जो आपके खरगोश में पाया जाता है जिसके कारण वो सेल्यूलोज का पाचन कर पाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सहजीवी जीवाणु, सेल्यूलोमोनास और कोलेस्ट्रीडियम, और कौन सा प्रोटोजोआ, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका एंटोडीनियम होता है उसको। ठीक है, चलो। अब ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत का स्ट्रक्चर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उनका स्ट्रक्चर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। तो भाई अब क्या बचा है? देखो, थोड़ा सा कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे जानेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? देखो, अभी तक हमने इंटेस्टाइन या आंत के बारे में पढ़ा है, जिसको हमने दो भागों में बांटा। एक था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हमने छोटी आंत कहा, और दूसरा था आपका बड़ी आंत, जिसे हमने लार्ज इंटेस्टाइन कहा। तो जब हमने बात करी छोटी आंत की, क्योंकि ये आपके आमाशय से जुड़ी हुई रहती है, पहले आता है ये भाग पाचन में, है ना, बाद में बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन वाला भाग आता है। तो देखो, छोटी आंत में आपका मेनली ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत्र होता है, जिसे हम ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम कहते हैं। तीनों भागों के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर हमने वहां पर रसांकुर या फिर विली के बारे में कुछ बातें पढ़ी। फिर हमने देखा कि उसी में आपके ब्रूनर तथा लिवर कुहन की कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, लिवर कुहन और ब्रूनर के ग्लैंड पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर दूसरा स्ट्रक्चर हमने जाना, जो था आपका बड़ी आंत का स्ट्रक्चर, जहां पर हमने सीकम, कोलम और रेक्टम के बारे में जाना। और फिर जाना कि इसमें से जो कोलम वाला भाग है उसमें आपकी हॉस्टा नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो आपके मिनरल्स और वाटर के एब्जॉर्प्शन यानी उनके अवशोषण में काम करता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक अवशेषी अपेंडिक्स पाया जाता है भाई, जो जीव जंतु आपके आज भी जिनमें सेल्यूलोज पचाने की क्षमता है, उनके अंदर ये आपके या जो ज़्यादा फूल पत्ती खाते हैं उनके अंदर ये अपेंडिक्स कैसा रहेगा? काम करता रहेगा। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वहाँ पर अपेंडिक्स का कोई रोल कॉल नहीं है, और सेल्यूलोज का पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन खरगोश में होता है। कैसे? आपके बैक्टीरिया के थ्रू और प्रोटोजोआ के थ्रू, पहले मैंने बता दिया। इसके बाद एक इलियोसिकल वॉल्व होता है, जो किसके किसके बीच में होता है भाई? आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड वाला भाग है, जिसे हम शेषांत्र या फिर इलियम कह रहे थे। उसके अलावा आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम वाला भाग है ना, बड़ी आंत का ये सीकम वाला भाग है, इन दोनों को आपस में जॉइंट करने का काम कर रहा था इसी इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू। दोनों पार्ट आपस में जॉइंट हो रहे थे। तो ये हमने जान लिया। अब ये तो था हमारा, आज हमने अपना कंप्लीट किया क्या, जो हमारा आहार नाल, यानी कि जो आपका आहार नाल वाला भाग है, जिसको हमने मेनली ऊपर से नीचे तक पढ़ा है। इसके अलावा कुछ आपकी ग्रंथियां होती हैं, है ना, कुछ आपकी ग्लैंड्स होती हैं, जहां से एंजाइम निकलते हैं, पाचक एंजाइम्स निकलते हैं। वो पाचक एंजाइम्स इन आहार नाल वाले भाग में आकर मदद करते हैं आपकी किसकी? इस आहार नाल में पड़े हुए फूड को, भोजन को पचाने में, ठीक है, डाइजेशन करने में। तो हम अब अगले लेक्चर में उन छोटे छोटे जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में आप सभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।